आज हम लोग अब ट्रॉपिकल फ्लू के बारे में बात करेंगे। माल एब्जॉर्प्शन जो सिंड्रोम था, उस सिंड्रोम में मैंने बताया था कि जब डाइजेशन या एब्जॉर्प्शन किसी भी तरह से गड़बड़ा जाता है, प्रॉब्लम आ जाती है, तो ऐसे समय में बहुत सारे डिसीजेस देखी जाती है। और उन डिसीजेस में एक था स्प्रू। और अभी जो लेक्चर हुआ स्प्रू के बारे में, उसमें मैंने बताया था कि स्प्रू जो रहता है वो दो टाइप का रहता है, एक ट्रॉपिकल और दूसरा है नॉन ट्रॉपिकल। तो ये जो स्प्रू है वो है ट्रॉपिकल स्प्रू। ट्रॉपिकल स्प्रू में को जब अपन देखते हैं तो वो नाम ही दिया हुआ है ट्रॉपिकल। ट्रॉपिकल का मीनिंग ही है कि जो ट्रॉपिकल एरियाज़ है या ट्रॉपिकल जो कंट्रीज़ है वहाँ पर ये डिसीज़ देखा जाता है, और उसी के कारण इसका नाम दिया हुआ है ट्रॉपिकल स्प्रू। अब चूँकि इसमें भी माल एब्जॉर्प्शन होता है ना, और इसमें भी सेम कंडीशन है कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन रहती है, उस स्मॉल इंटेस्टाइन की जो विलाय रहती है, या कह सकते हैं अपन जो उसकी म्यूकस मेम्ब्रेन है, उसमें डैमेज हो जाता है, और उसके कारण जो एब्जॉर्प्शन की जो साइट है वो छोटी भी हो गई, और साथ ही साथ में एब्जॉर्प्शन पर भी असर आ गया। तो वो कंडीशन कहलाती है ट्रॉपिकल स्प्रू। यहाँ पर मैंने लिखा भी है कि एज द नेम ऑफ डिसीज, दिस डिसीज इज फाउंड ओनली इन ट्रॉपिकल एरियाज। ट्रॉपिकल, और इंडिया में ये इसीलिए देखा जाता है क्योंकि अपना एरिया जो है वो भी ट्रॉपिकल कंट्री में आता है। ट्रॉपिकल जो एशिया है वो है, अफ्रीका है ना, तो ये वाली जो कंट्रीज़ है उसमें जनरली ये डिसीज़ देखी जाती है। ट्रॉपिकल स्प्रू इज़ ए माल एब्जॉर्प्शन डिसीज मार्क्ड विथ एबनॉर्मल फ्लैटनिंग ऑफ द विलाय एंड इन्फ्लेमेशन ऑफ द लाइनिंग ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। ये है इस डिसीज़ का जो इंट्रोडक्शन है, वो मैंने आप लोगों को बताया। अब इसके बाद आते हैं अपन उसके सिम्टम्स पे कि क्या क्या सिम्टम्स इसमें दिखाई देते हैं। सबसे पहले तो जो सिम्टम्स दिखाई देते हैं उसमें एक तो आता है डायरिया। ऑनसेट में जब होता है ना तो एक्यूट अटैक आता है, और उस एक्यूट अटैक में 3 सिम्टम्स जनरली दिखते हैं, डायरिया, फीवर और मैलेज। इसके बाद ये जो कंडीशन है, जब एक्यूट कंडीशन रहती है तो नेचुरल है कि उस समय ये तीनों से ये पता चला कि कुछ बॉडी में एबनॉर्मेलिटी है। उसके बाद ये क्लियर होता है कि ये कंडीशन जो है वो ट्रॉपिकल स्प्रू है। और उस ट्रॉपिकल स्प्रू में क्या क्या सिम्टम्स है, तो पहला तो होता है कि क्रॉनिक डायरिया, मतलब लाइफ लॉन्ग उसमें ये डायरिया देखा जाता है। इसी तरह से स्टिटोरिया। स्टिटोरिया का मीनिंग ये रहता है कि जब डायरिया के साथ में जब फैट है वो भी जब उसके साथ एक्सक्रीट आउट ज़्यादा अमाउंट में होता है तो वो कंडीशन कहलाती है स्टिटोरिया, जो कि आपके एक नेक्स्ट जो लेक्चर लूँगी मैं वो स्टिटोरिया पे ही लूँगी, तब उस समय इसको अपन ज़्यादा डिटेल में लेंगे। इसकी जो मेन साइन रहता है वो यही है कि जो भी स्टूल रहेगा उसका कलर भी चेंज हो जाता है, और स्मेल भी उसकी फाउल स्मेल आती है। और कलर जो चेंज होता है वो इसीलिए होता है क्योंकि उसमें जो बाइल पिगमेंट्स है उसके कारण ये कलर चेंज हो जाता है। अब इसके अलावा इंडाइजेशन भी देखा जाता है, क्रैम्प्स आते हैं, पेट में जो मरोड़े आती हैं वो, उसी तरह से वेट लॉस हो जाता है क्योंकि एब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रहा है न्यूट्रिएंट्स का, इसलिए वेट लॉस भी देखा है, और माल न्यूट्रिशन भी देखा जाता है। जो ग्रोइंग एज के बच्चे होंगे और उनमें यदि ट्रॉपिकल स्प्रू है तो उनकी ग्रोथ पे भी असर देखा जाएगा। उसी तरह से फटीग, थकान आना, ये भी देखा जाता है। और यदि इसको प्रॉपरली ट्रीट न किया जाए तो ऐसे समय में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी होती है, और उन न्यूट्रिएंट्स में मेनली जिन की डेफिशिएंसी होती है विटामिन ए, B12, फोलिक एसिड, विटामिन डी, कैल्शियम, विटामिन के, और इसी तरह से टिंगलिंग सेंसेशन भी होता है उनमें। ये भी कॉम्प्लेक्स मतलब न्यूरोपैथी का जो साइन है वो है ये। और विटामिन के की डेफिशिएंसी होने से जो ब्लड क्लॉटिंग टाइम है उस पर भी असर आता है। और ब्रूजेज जो लिखे हैं इसका मीनिंग ये रहता है कि जैसे नीले नीले धब्बे स्किन के ऊपर दिखाई देता है, प्रेशर पॉइंट्स जो भी होंगे वहाँ पर इस तरह की कंडीशन होती है, क्योंकि जो कैपिलरीज है वो कैपिलरीज कई बार रप्चर हो जाती है, तो ये भी कंडीशन इसमें देखी जाती है। और इन डिसीज के कारण जो बॉडी होगी उसमें वीकनेस रहेगी। और ये जैसे फोलिक एसिड, B12 डेफिशिएंसी तो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया के भी चांसेस बढ़ जाएंगे। कैल्शियम और विटामिन डी की डेफिशिएंसी है तो नेचुरल है कि जॉइंट्स में और बोन हेल्थ में प्रॉब्लम आएगी। तो इस तरह की
इसकी कंडीशन होती है। अब इसके बाद जो अपन देख रहे हैं वो है इटियोलॉजी, कि क्या कारण है कि ये डिसीज़ होती है। तो इसमें वैसे तो एकदम से क्या कारण है ये अननोन है, लेकिन जो पॉसिबल कॉज है वो है एक तो परसिस्टेंट इन्फेक्शन, मतलब हमेशा इन्फेक्शन उनमें बना रहता है। और ये इन्फेक्शन किसी भी तरह का हो सकता है, मतलब बैक्टीरियल भी हो सकता है, अमीबिक भी हो सकता है, पैरासाइटिक भी हो सकता है। तो इस तरह से ये कंडीशन इसमें देखी जाती है। अब इसके बाद दूसरा जो इसका कॉज है कि क्यों ये डिसीज़ होती है, तो इसमें है कि फोलिक एसिड डेफिशिएंसी हो जाती है इसमें। और ये जो फोलिक एसिड डेफिशिएंसी हो जाती है, साथ में इफेक्ट्स ऑफ माल एब्जॉर्ब फैट और इंटेस्टाइनल बैक्टीरियल ओवरग्रोथ में कंबाइन टू कॉज द डिसऑर्डर। ये डिसीज़ होने का जो इटियोलॉजिकल फैक्टर है उसमें ये वाला कारण दिया है। और हमने ये भी देखा कि कॉज में भी बताया था कि फोलिक एसिड डेफिशिएंसी, कॉज मतलब इटियोलॉजी में ही है कि फोलिक एसिड डेफिशिएंसी हो रही है, और सिम्टम्स में भी मैंने बताया था कि फोलिक एसिड डेफिशिएंसी हो जाती है। तो क्या मतलब, तो मतलब ये है कि फोलिक एसिड डेफिशिएंसी तो जनरली है उस पेशेंट को, क्योंकि माल एब्जॉर्प्शन ही है। और उस फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी के साथ में जो अनएब्जॉर्ब फैट था वो जो रहेगा, उसके कारण अपने आप क्या होगा कि जितने भी बैक्टीरियाज हैं बॉडी में, इंटेस्टाइन में, उनकी ओवरग्रोथ हो जाएगी। और वो ओवरग्रोथ होने के कारण नेचुरल है कि ये डिसीज़ जो रहेगी वो और ज़्यादा देखी जाएगी। मतलब पहला तो बैक्टीरिया था ही और उसके कारण डिसीज़ हो ही रही है, पर साथ ही साथ अनएब्जॉर्ब फैट के कारण और उसके साथ में जो फोलिक एसिड है उसके कारण, उन दोनों के कारण ये डिसीज़ और ज़्यादा कंटिन्यूड रहेगी। तो ये दो मेन पॉसिबल कॉजेज़ इसके देखे जाते हैं। अब आता है ट्रीटमेंट के बारे में कि ये जब डिसीज़ होती है तो ट्रीटमेंट में क्या करना चाहिए। तो जो मेडिकल ट्रीटमेंट है, जैसे कि अपन ने नॉन टॉपिकल 2 में पढ़ा, वैसे ही इसमें भी कुछ चीज़ें कॉमन है। पहले तो ये है कि ये डिसीज़ कैसे हो रही है, इन्फेक्शन इसका मेन कारण था, इसलिए यहाँ पर एंटीबायोटिक थेरेपी देना ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो जो भी डॉक्टर होगा वो एंटीबायोटिक थेरेपी देगा। साथ साथ चूँकि डायरिया परसिस्टेंट रहता है, इसलिए जो एंटी डायरियल ड्रग्स हैं वो भी इसको हमेशा लेनी पड़ेगी। और डॉक्टर प्रिस्क्राइब जो करता है वो इलेक्ट्रोलाइट्स एंड फ्लूइड का रिप्लेसमेंट, क्योंकि डायरिया जहाँ होगा वहाँ पे नेचुरली इलेक्ट्रोलाइट और फ्लूइड डेफिशिएंसी हमेशा रहेगी, तो उसको इलेक्ट्रोलाइट और फ्लूइड एज ए मेडिसिन उसको दिया जाता है। साथ ही साथ बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी है, इसलिए सप्लीमेंटेशन भी उसको करना पड़ता है अदर देन फूड। मतलब फूड में तो अपन जो रिच सोर्सेज है वो देंगे ही देंगे, पर साथ में उसको ये भी लेना पड़ता है आयरन, फोलिक एसिड एंड B12। ये तो हो गया मेडिकल ट्रीटमेंट वाली बात। अब आती है डाइटरी ट्रीटमेंट की। डाइटरी ट्रीटमेंट में यदि अपन देखें तो इसका जो प्रिंसिपल ऑफ डाइट है वो क्या है, तो एडिक्वेट अमाउंट में, मतलब चूँकि ये पर्सन जो रहेगा, एडिक्वेट इसलिए लिखा है कि यदि उसका नॉर्मल वेट है तो नॉर्मल ही देंगे, लेकिन नॉर्मली इसका वेट कम ही हो जाता है, इसलिए वो जो भी BMI है उसके हिसाब से कैलोरीज देंगे, हाई प्रोटीन देंगे, ताकि उसका जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो हेल्दी हो सके और जो भी डेफिशिएंसी हो रही है वो भी क्योर हो सके। हाई फ्लूइड, हाई इलेक्ट्रोलाइट्स, हाई B कॉम्प्लेक्स, विटामिन A, आयरन, ये सब ज़्यादा अमाउंट में देंगे। फाइबर जो रिस्ट्रिक्टेड फैट लिखा है 25% ऑफ द टोटल कैलोरीज ये फैट देना पड़ता है, क्योंकि बिना फैट के भी ये इस पर्सन में फिर हीलिंग प्रॉपरली नहीं होती, इसलिए इसको भी देना ज़रूरी है। कौन सा फैट देना ये भी आप लोगों को पिछले वाले इसमें भी बता चुकी हूँ मैं कि MCT जो रहता है वो फैट फ़ायदेमंद है, इसलिए वो दे सकते हैं अपन उनको। साथ ही साथ में ये भी मालूम है आप लोगों को कि ओमेगा-3 फैटी एसिड्स है वो भी उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। कोकोनट ऑयल है वो भी फ़ायदेमंद है। तो ऐसे वाला जो फैट है वो ज़्यादा अमाउंट में देना चाहिए, पर वो ज़्यादा अमाउंट मतलब टोटल कैलोरीज का 25%। एंड लो फाइबर डाइट इज़ रिकमेंडेड, क्योंकि डायरिया है इसलिए उसको अपन ज़्यादा फाइबर नहीं दे सकते, इसलिए फाइबर को लो करना है। और वो उसमें भी इंसॉल्युबल जो फाइबर है वो नहीं देना चाहिए। अब इसके बाद आता है टाइप ऑफ डाइट। अब ये भी आप लोगों को मालूम है कि बैलेंस डाइट उसको होना चाहिए, क्योंकि उसको जो डाइटरी प्रिंसिपल है उसके अकॉर्डिंग, साथ ही साथ में सॉफ्ट होना चाहिए। वो डाइट की जो कंसिस्टेंसी है वो कैसी हो, तो सॉफ्ट हो। फिर जो फूड्स अवॉइड किए जाते हैं और जो परमिटेड हैं
वो सेम जो हमने जितनी सारी GIT डिसीज पढ़ी हैं उसके हिसाब से आपको इसमें लेना है। इसमें कोई ग्लूटेन का रोल नहीं रहता, इसलिए ये जो ट्रॉपिकल स्टू है इसमें ग्लूटेन फ्री डाइट देने की ज़रूरत नहीं होती है। तो इसलिए इसको अलग से ये ध्यान रखना चाहिए कि इसमें ग्लूटेन का कोई रोल नहीं है, इसलिए हम उसको व्हीट दे सकते हैं। अब इसमें यही है कि यदि व्हीट दे रहे हैं और ब्रान का जो परसेंटेज है वो यदि ज़्यादा है व्हीट फ्लोर में, तो ऑटोमेटिकली वो जो फ्लोर होगा उसको थोड़ी मोटी छन्नी से छान लेना चाहिए, ताकि जो एक्स्ट्रा अमाउंट का जो ब्रान है वो रिमूव हो जाए, और उसके बाद उससे बना हुआ हम उसको खिला सकते हैं, क्योंकि सॉफ्ट डाइट इसको देना है। अब सैम्पल प्लान आप लोगों को बनाना है, और उसमें उसके लिए जो ऑब्जेक्ट दिया है वो एज है 20 ईयर्स, सेक्स है मेल, हाइट है 5'8" और BMI उसका 70 है। तो इस हिसाब से आपको कैलकुलेट करना है, क्योंकि उसका BMI कम है तो ये ध्यान रखिए कि वेट कम है, इसलिए उस हिसाब से अपने को हाई कैलोरी देना पड़ेगी। तो ये हो गया अपना आज का लेक्चर।